नमस्कार साथियों, जय हिंद। ये जो PYQ की श्रृंखला चल रही है उसमें अपना ये शायद 9 वीडियो हो चुके हैं। ये 10वां सेशन रहेगा। ये हमारा 10वां सेशन रहेगा और अब हम आधुनिक भारत से इसकी शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत से कितने क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकेंगे, ठीक है ना। और ये PYQ आप जानते हैं कितना ज़रूरी होता है। और हम शुरू करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति, निम्न मजदूर संघ और किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन, ठीक है, उसके संदर्भ में ये पूरा रहने वाला है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में है तो इसमें अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध यह सत्याग्रह था और गांधी जी ने इसमें भाग भी लिया था। तो ए और बी बहुत इसमें दोनों आ जाएंगे। बायकॉम 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में, ठीक है, चलाए गए। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध में यह आंदोलन किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व TK माधवन, देखो ये भी बहुत जरूरी होता है जानना, TK माधवन थे नेतृत्वकर्ता और के अलप्पन थे, के अलप्पन। और कौन थे? KP केशमेनन ने नेता और जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह का गांधी जी ने अपना समर्थन इसको दिया था 1925 में, ठीक है। और वहां जाकर के गांधी जी ने उस क्षेत्र का दौरा भी किया था। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थाएं, संधियां और आयोग से संबंधित इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। तो देखो लाला लाजपत राय ने करी है और बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की है। और सी में है गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी है और सुभाष चंद्र बोस ने भी करी है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं करी है। तो वो है राष्ट्रीय अधिवेशन की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। स्थापना के बाद कई महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस के इसमें जो है अध्यक्षता करी, जैसे कि दादा भाई, ठीक है। तो इसमें बाल कृष्ण गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता नहीं करी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। ये नौरोजी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, ये सभी जो नेता थे, बड़े नेता, और इन सब ने इसमें अध्यक्षता करी थी। अब बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं करी है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ पेड क्वेश्चन है। निम्न में से 1928 में गठित नौजवान सभा प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें कौन नहीं था प्रारंभिक सदस्य? देखो भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबील दास थे। तो इसमें अंबिका चक्रवर्ती जो है प्रारंभिक सदस्य नहीं थे और ये बीच में इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। भगत सिंह, चलिए 1928 में अमृतसर, ये जो अप्रैल 1900 अमृतसर सम्मेलन में इस घोषणा पत्र जारी किए और अंबिका
ऐसा चक्रवर्ती की सभा में से संबंधित नहीं है। ठीक है, नौजवान सभा के। ठीक, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो इसके थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? इसकी हुई 15 जनवरी 1784। ठीक है ना, 1584 में हुई। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इसकी जो है स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर और जनरल थे। ठीक है, और इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय उच्च शिक्षा साहित्य ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना। ठीक, अंग्रेजी भाषा में करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा बादशाह की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया? तो इसमें आप देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें आइए नए सेक्शन में देखते हैं, यही हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद 1861 में सामूहिक कार्यचालन का विभागीय पद्धति द्वारा बादशाह की कार्यकारी परिषद और उनकी प्राधिकार को अधिक बल, इस अधिनियम के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही उसको अधिक कार्यकारी परिषद को अधिक अधिकार दिए गए और उसको सक्षम बनाया गया था 1861 अधिनियम में। लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय और कैनिंग को ही भारत की विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा करने से अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, अगला है 14 नंबर। इनके कालक्रम को देखना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शारदा अधिनियम 1 नंबर पे फिर दिया, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन का गठन है और दांडी मार्च है। तो इसमें कालानुक्रम क्या होगा? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। तो साइमन का हुआ था 1927 में। फिर नेहरू रिपोर्ट आई है इसके बाद 28 में। फिर शारदा अधिनियम 29 में। ठीक है, फिर इसके बाद दांडी मार्च। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तीसरा। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन। फिर इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? दूसरा, नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद में आएगी शारदा अधिनियम पहला। ठीक है, दांडी। तो उसमें ए ऑप्शन इसका सही हो गया। हाँ चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हुई है 1901 AD में। ठीक है, बी ऑप्शन। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, 1 बार नहीं 3 बार। ठीक है, बड़े मतलब महत्वपूर्ण नेता थे। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ये इसको देखते हैं, कानपुर षड्यंत्र। तो मुजफ्फर अहमद नहीं थे, नलिनी गुप्ता नहीं थी, शौकत अली नहीं थी,
या फिर एम ए अंसारी। तो इसमें एम ए अंसारी, ठीक है ना, ये इसमें शामिल नहीं थे। 1920 के दशक में भारत में सामाजिक तथा मार्क्सवादी विचार का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए डोंगरे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह वंचित करने की मांग कर रहे थे। एम ए अंसारी कानपुर शहर में शामिल नहीं थे, ठीक है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्ष का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए हैं, ठीक है। तो और पत्रकार हैं बेब मिलर, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में 1930 के दौरान जो सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने दर्शना नामक कारखाने में धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उद्देश्य अमेरिका में न्यू फ्रीमेन अखबार के पत्रकार बेब मिलर ने जो है इसको छापा था उसमें अपनी पत्रिका में। इसमें विदेशी यात्री को उनके भारत आने के कालानुक्रम को बताइए, जो विदेशी यात्री आए हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन आया, इसमें आइए इसमें देखते हैं। थर्ड पे तो कौन सबसे पहले आया है, पहले नंबर पर एक बार इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। राल्फ फिच 1583 ईस्वी में और विलियम हॉकिंस 1608 में। इसके बाद निकोलस डाउंटन आया है 1613 में और सर थॉमस रो आया था 1614 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सभी थे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम एंट्री करते हैं ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो बनेंगे उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये हमारे 2021 के प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र एवं मानव भूगोल पर ये पूरा आधारित रहेगा, ठीक है। हिंदी लगा लेते हैं, पूरा हिंदी में है, पूरा ये सेशन चल रहा है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में जो अभिकथन में से देखते हैं अभिकथन क्या है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसका कारण दिया गया है, नदी अपहाड़ हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें आप देखेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाईं तट की सहायक नदी है, जो कि कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए जो है आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो
और संगीत तथा सेवक जैसी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। अतः स्पष्ट है या दोनों से हैं। चलिए तीसरे पे चलते हैं। सूची 1 और 2 को समलेखित करना है। सूची 1 से 2 को भारत का राज्य एक तरफ है और एक तरफ है ऊंची चोटियां। तो ये कहाँ चोटियां हैं, कहाँ इससे मेल करना है। तो आएगी डोडा बेट्टा चोटी कहाँ है, तमिलनाडु में। कौस गुरु शिखर चोटी है राजस्थान में। और सारामती है नागालैंड में। और धूमगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का 4 और बी का 3 है और बी का 3 हो गया और सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। चलो इजी हो गया, ध्यान रखेंगे। अब इसमें दिखाया गया भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो कौन सी है, शामर झील। ओडिशा राज्य में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन इसमें ऑप्शन अलग दिया है, लेकिन चिल्का होना चाहिए ना। चिल्का एक लैगून झील है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शामर झील राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है, जहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लोनार निर्मित झील है। अरे लोनार झील महाराष्ट्र के बूढ़ादाना जिले में है। ठीक, अरे चलिए जिले में स्थित है और यह ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। बूलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर है। सीधी सी बात है, जहाँ बर्फ पिघलती है वहाँ ग्लेशियर मीठे पानी की झीलें वहाँ पर होगी। और यह झेलम नदी पर निर्मित गोकुल झील का उदाहरण भी है। ठीक, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। ठीक है, लेकिन ये इसका उत्तर हमें ही सही लगता है, लेकिन बी माना है। ठीक है, जो आयोग मानता है वही उत्तर सही होता है। अब कक्षा 9 की एनसीईआरटी के समकालीन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील को दर्शाया गया है। ठीक है, कौन सी, चिल्का झील को दर्शाया गया है भारत की। ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं जरा। अरे ऐसे आ जाओ, ऐसे पुनपुन नदी नहीं है, अजय नहीं है, जलांधी नहीं है, जोंक नदी नहीं है। तो इनमें से ये डी, इसमें जोंक नदी भारतीय गंगा की नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी की सहायक नदी है। कौन सी, जोंक नदी। ठीक है, जोंक एक पानी में पाया जाने वाला एक जीव भी होता है। सॉरी, इसका उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा से होता है। ठीक है ना, कहाँ से, उड़ीसा। कभी कभी उद्गम भी पूछते हैं। देखो PYQ में ज्यों के त्यों भी क्वेश्चन आते हैं और 70% क्वेश्चन आते हैं PYQ से ही आते हैं।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर उसके जैसे ये एक्सप्लेनेशन है तो इससे आ जाता है। तो अब जैसे मान लो इसमें ये प्रश्न पूछा गया, इसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो जोंक नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। इसका प्रवासित उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला एवं छत्तीसगढ़ के महासमुंद एवं बलौदा बाजार क्षेत्र है। ठीक है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी एवं जलांगी नदी, गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है। सिर्फ जोंक एक नदी है जो इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के पूर्व तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील नदी कौन सी है? तो वो है चिल्का। भारत की पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है, जो उड़ीसा स्टेट में है। इसे वर्ष 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, पहला एक जिला है पुरी, दूसरा है खुर्दा तथा गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश तथा किलीवेली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन समलिखित नहीं है? ठीक है। तो इसमें इधर एक तरफ तो प्रपात दिए गए हैं और इधर ये दी गई है नदी। कौन सी नदी पे कौन है और जो सही समलिखित नहीं है वो देखना है। तो हुंडरू जलप्रपात, ये हुंडरू जलप्रपात कौन? स्वर्णरेखा नदी पर है, अतः ये सत्य है, ये सही है। और दूसरा है चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी है। ठीक है। जलप्रपात बीहड़ नदी का है। और ये है धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी बनाती है। और ये जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कांची नदी पर नहीं है। ठीक है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात नदी पर बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। कांची नदी, तो ये बूढ़ा घाघ जो है बूढ़ी नदी का है, कांची का नहीं है। कांची नदी पर स्थित दसम जलप्रपात है। ये दोनों जो है जलप्रपात झारखंड में स्थित है। ठीक है। जबकि अन्य हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा ये भी झारखंड में है। और चचाई जल बीहड़ नदी, ये जो चचाई जल है ये नदी और मध्य प्रदेश में धुआंधार नर्मदा नदी पर है, ये भी एमपी में ही है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, देखो इधर से ही चलते पश्चिम तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन आपदाओं को भारत की ओर से उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं। ठीक, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हो गया।
अब खनिज शक्ति के बारे में, खनिज और शक्ति संसाधन उद्योग के ऊपर प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें सूची है एक तरफ, इसमें दिए गए हैं खनिज अन्वेषण अधिकरण दिए गए और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो इसमें ए है तेल व प्राकृतिक गैस है आयोग, और इसका इधर दिया गया है भुवनेश्वर। एक तरफ इसमें दिया है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, इसमें खनिज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इधर दिया गया है नागपुर। तीसरे इसमें दिया गया राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और इधर दिया गया है नई दिल्ली। ठीक है, तो इसको आप मैच करते हैं आगे चल के। एक मिनट, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कहाँ है? दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का हेड ऑफिस है नागपुर, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का है हैदराबाद। एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का है भुवनेश्वर। ठीक है, ये इसका मैचिंग है और सी ऑप्शन इसका सही होता है। एक मिनट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो एक स्टेटमेंट में है यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो आप इसमें देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ के इस भाग में नहीं है, और यह दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि ये जो है सबसे पुरानी इकाई है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आइए इसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एक मिनट, एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, और एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में की। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विस्तृत है। ठीक है, और इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं सिंगरौली, विंध्याचल और रिहंद। सिंगरौली और रिहंद का संयंत्र उत्तर प्रदेश में, मतलब दोनों स्टेटों में ये फैली हुई है, और जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश सीधी सिंगरौली में है। इसे रिहंद जलाशय नवागन कील कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी और कोयले की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि इसमें ये रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो यह सबसे पुरानी जो है इकाई भी है। एनटीपीसी कौन सी? एनटीपीसी सिंगरौली। स्थल मंडल, विश्व का भूगोल। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम इसमें देखना है कौन सा है। इसमें दूसरा सही क्रम है इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की प्रमुख भूमि की दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो इसमें मैप भी कंप्लीट करते चले साथ में। तो ये मैप इसमें जगत में बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के और जैसे इसके मुख्य द्वीप पर पश्चिम से पूर्वी दिशा में सुमात्रा और जावा, बाली और लोम्बोक, एरियन और जया, ठीक है, ये सब है। और इसकी सुमात्रा द्वीप से आप 0 अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा हो जाती है कहाँ से? सुमात्रा से। आप मैप में भी देखते चलेंगे, आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा जिसमें ये सुमात्रा इंडोनेशिया ये क्षेत्र दिया हो।
ठीक है, तो आप देखेंगे कि सुमात्रा की जो भूमि है उससे अक्षांश रेखा जो विस्फत 0 डिग्री है वो वहीं से गुजरती है। द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को मसाले का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तिकोना के उपनगरीय देश है ये सिनकोना का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं? सीरिया, दूसरा टर्की, तीसरा है जॉर्जिया, चौथा है बुल्गारिया। तो इसमें जो सीरिया देश है, ठीक है, ये काला सागर के तट पर स्थित है। काला सागर के और बाकी के तीनों हैं। काला सागर के पश्चिम बुल्गारिया, रोमानिया और उत्तर में रूस और यूक्रेन। यूक्रेन का दक्षिण में और पूरब में रूस और यूक्रेन है और दक्षिण में है क्या? तुर्की। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेशस पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपके जापान में, नोवी और कांतो के मैदान। अच्छा, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन और कर लेंगे। ये नोवी और कांतो के मैदान जो जापान में है, नोवी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का बृहत नगर है। नगोया जो है, और नोवी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है। और कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित टोक्यो शहर इसी मैदान पर स्थित है, जो कि वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट, 1 और 2 को सूची से सम्मिलित करना। ज्वालामुखी पर्वत है और ये कौन से देश में है, तो ये देखना है। ठीक है, ए में है माउंट रेनर, माउंट एटना और माउंट पेरिकुटिन और माउंट एपो। तो ये किस देश में है? इटली है, मैक्सिको है, फिलीपींस है, यूएसए है। तो ये सब हम अभी देखते हैं। एक मिनट इसमें देखना है। ये माउंट रेनर है यूएसए में, ठीक है, और एटना है इटली में, और माउंट पेरिकुलिन ये है मैक्सिको में, और माउंट एप्पो है फिलीपींस में। ठीक है, तो ये इसको सम्मिलित किया गया है। एक मिनट, यह एक ओमान का एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। देखो, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में सोकोत्रा के बारे में बताना। यह एक ओमान द्वीप अरब सागर में है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसमें स्टेटमेंट सिर्फ दूसरा सही है। 2008 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, तो सोकोत्रा द्वीप अरब सागर के अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है, सोकोत्रा। ठीक है, यमन का एक द्वीप है और यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे जो है 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किए गए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं। ठीक है, ये उस समय का बताया गया है। ठीक, जिसमें 32 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक एवं एक मिश्रित स्थल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो वो है
मंडीरा द्वीप, जो कि कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। मंडीरा द्वीप उत्तरी अंटार्कटिक सागर में स्थित है, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र, जिसका कुल क्षेत्र 801.1 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी फंचल और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प, चीनी संस्करण और प्रमुख उद्योग हैं, जबकि ग्रेनाडा और मोंटेसराट एवं एंगोइला कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है। ये जो मिकांग, एक मिनट, मिकांग नदी के संदर्भ में ये दिया गया है स्टेटमेंट। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से, और नंबर 2 में है मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो ये पहला तो सही है कि इसका जो है उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है, लेकिन मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग है। दक्षिण और पूर्वी एशिया की, जिसे दक्षिण पूर्वी एशिया का डैन्यूब एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी कहते हैं। मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार में लाओस और थाईलैंड में लाओस एवं कंबोडिया लाओस में मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी? मीनाम के साथ मीनाम मिकांग डेल्टा वियतनाम में हो ची सिंह सिल्टी के निकट या दक्षिण चीन सागर में जो है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही समलिखित नहीं है? तो यहाँ दिए हैं स्थानीय पवनों के नाम और स्थानीय दिए गए हैं। तो लेविस और बिग फ्रिटर और ब्लैक रोलर्स, और ये क्या दिया है? शामल। तो लेविस का स्थान कहाँ है? स्पेन है। ठीक है। लेविस का स्पेन में। ठीक है। ब्लैक फ्रिटर किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और शामल जो है ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद में है शामल ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पवन का नाम नहीं है, बल्कि यह अरब, ईरान और इराक के मरुस्थल क्षेत्रों को गर्म हवा है। ठीक है। इस गर्म हवा को क्या कहते हैं? शामल। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा एवं बायोगैस। ठीक है। तो इसमें देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत और इधर देश है। तो माउंट रेनर ये तो हो गया था कंप्लीट भाई। अच्छा, ये 7वां हो चुका है। एक मिनट, हाँ ये छूट गया ना। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसमें ये लातविया दिया है, ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट और घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। कटिबंधीय वनों में ककाओ नामक वृक्ष उगते हैं, जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। और इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका और उष्णकटिबंधीय भाग। कोको 2 प्रकार के होते हैं, क्रोलू दक्षिण अमेरिका और फॉरेस्टो अमेरिका। लातविया की प्रमुख फसल राई है। ठीक है। ये प्रश्नों पर दिया गया है इसका। नेक्स्ट
मानव भूगोल एवं मानचित्रावली। तो निम्नलिखित में इसमें क्या दिया है, सही सम्मिलित नहीं है। तो स्थान दिया है इधर और इधर दिए गए जनजातियां। अलास्का है, बोर्नियो है, अरब मरुस्थल है और स्वीडन है। तो बोर्नियो में कौन सी है, पुरानी जनजाति। और अरब मरुस्थल में है रूवाला। और स्वीडन तथा फिनलैंड में है लेप्स। ठीक है, लेप्स जनजाति। और कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया की कुछ चुकची समुदाय की जनजाति है। ये लोग चुकोट को कमचटकन भाषा में बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है वहाँ की जनजाति की भाषा है। जनसंख्या एवं नगरीकरण। ये जनसंख्या वाला छोड़ देते हैं, पुराना वो दिया गया, लेकिन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। जनसंख्या 11 के अनुमान भारत में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश अभी भी और पहले भी था। ठीक है, तो ये 11 के आंकड़े के अनुसार लिया गया है। उत्तर प्रदेश की 19.981 यानी कि 16% आबादी दिखाएगी 17 के लगभग, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। ये पुराने आंकड़े हैं। और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार। इतने जान लेना है। ठीक, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर भारत के नगर निगम की स्थापना की। भारत में प्रथम नगर निगम, तो प्रथम नगर निगम है इसमें मद्रास। ठीक है, जो इसमें दिया है। ठीक है, एक मिनट। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी और कंपनी ने 1600 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त करके अधिकारों को के अंतर्गत एक चार्टर जारी किया था। और जन प्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए या न्यायिक पद्धति के विकास की एवं करारोपण कर मतलब एक व्यवस्था बनाई थी। और 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना। तो मतलब ध्यान रखेंगे, पहला नगर निगम वहीं बना था, चेन्नई, मद्रास। ठीक है, नंबर में इसको नगरीकरण वक्र में तुरंत अवस्था कहा जाता है। तो वह कहा जाता है द्वितीय अवस्था। नगरी वक्र में तुरंत अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है नगरीकरण वक्र में। और नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रमुख प्रारूप की है गत्यावधि एवं परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ये बड़ा तब वैसे नहीं क्वेश्चन, ये जो जरूरी है वो हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये जो जन दर के संदर्भ में दिया गया, ये थोड़ा क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। जन दर के संदर्भ में नगरीकरण जन दर को कम करने की में सहायक है, नगरों में जो है जन दर कम करने में। और दूसरा दिया ऊंची साक्षरता दर का निम्न दर के सीधे संबंध है। तो अब इसमें देखना है, तो ये दोनों बात सही है। शहरों में जो जन दर है वो कम है नगरीकरण में, और ऊंची साक्षरता जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके यहाँ जन दर कम होती है। ठीक, तो नगरीकरण बनाने से आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को लगातार महंगी होने के कारण लोग वहाँ छोटा परिवार रखने में बाध्य करते हैं, छोटा ही परिवार पसंद करते हैं क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, जिससे वो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ में परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद करते हैं। अतः नगरीकरण में ऊंची साक्षरता दर एवं जन दर को कम करने की सहायक है। तो इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इनमें से देखना है। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, 11 की जनगणना अनुसार की 17 जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार का 1106 है। ठीक है, तो सबसे कम है अरुणाचल, फिर मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यही इसमें पूछे गए थे।
चलिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रस्तावना राज्य क्षेत्र। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें ये है संघीय, डी नंबर का, ये डी वाला, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संप्रभुता, अंतर्निवेश, सामाजिक लोकतंत्र एवं और तंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के उल्लेख भी व्याप्त है। इसमें ज्ञातव्य है कि 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के अंगीकृत किया गया है। ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना चाहिए, ये व्याख्या दी होती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं अधिकतर। तभी तो ये 70% यहीं से PYQ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित राज्यों पर गठन का विचार किया था, इनके कालानुक्रम में मिलाना है। तो गोवा है, हरियाणा है, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, इनके सही क्रम को कैसे मिलाना है? तो इनका सही अनुक्रम हो जाएगा हरियाणा 1966 में, ठीक है, बी आंसर। और गोवा 30 मई 87, और झारखंड ये 2000 में, तेलंगाना में 14 में बना है, ठीक है। तो ये अभी इतना इस सेशन में पूरा करते हैं, फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं साथियों। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो आप इसको लाइक शेयर करिए और सहयोग करते रहिए। जय हिंद।